इस वक्त ज़ेनिथ न्यूज़ के प्रोग्राम कहानी और किरदार में मैं आपके सामने हाजिर हूँ, शाहीन सिद्दीकी। इस वक्त जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही उम्दा कहानी है, बहुत ही बेहतरीन कहानी है और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम छुपा हुआ है। और वो उस कहानी का नाम है गुज़रा हुआ ज़माना। दोस्तों, आजकल लोगों को वक्त की अहमियत का बहुत एहसास है और वो इस एहसास को लेकर बहुत टेंशन में भी रहते हैं कि मेरा ये वक्त, थोड़ा सा भी वक्त कहीं दूसरी जगह ज़ाया ना होने पाए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वक्त को बेकार की बातों में बर्बाद कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी लाहासिल मालूम होती है। तो ऐसे वक्त में हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं उसमें वक्त की अहमियत बयान की गई है कि वक्त क्या अहमियत रखती है। तो ये जो कहानी है गुज़रा हुआ ज़माना, उसके लिखने वाले कोई आम तौर के फ़र्द नहीं है, कोई आम तौर के कहानीकार नहीं है, बल्कि इस कहानी के लिखने वाले हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर समाजी या माशरती ज़िंदगी को एक दिशा देने वाले, एक रुख देने वाले हमारे सर सैयद अहमद ख़ान हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी भी हैं और एक अजीम फ़लसफ़र भी। उनका फ़लसफ़ा ज़िंदगी के तामीरी कामों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने ऐसा फ़लसफ़ा दुनिया को दिया जिससे कि अमल के मैदान में हमारी कौम जो पीछे रह गई थी उसको तरक्की मिले, और इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। तो वो एक ख़ास जुनून था उनके जहन में कि कैसे मुल्क की भलाई की जाए, कैसे इंसानियत की भलाई की जाए, कैसे तमाम दुनिया को खैर की जगह बनाया जाए। उनका शुरुआती दौर एक ऐसे माशरे में गुज़रा जो इन्हितात पज़ीर ज़हनी रवैयों और जामिद नुक्ते नज़र की हामिल थी, और उसमें रवायती तकलीद का भी ख़मीर शामिल था, बहुत बदरजा उत्तम मौजूद था। तो सर सैयद ने भी शुरू में इसी रवायती फ़िक्र के दामन में पनाह ली और उन्होंने ज़मीन गोल है के ख़िलाफ़ भी एक मकाला लिखा। सर सैयद अहमद ख़ान को रहते ज़माने तक याद किया जाएगा। और जब मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने कैसे ज़हनी रवैयों के तहज़ीब में जन्म लिया और कैसे उन्हीं रवैयों के पनाह ली, लेकिन जब 1857 के बाद आफ़ियत कोशी जाती रही तो जिन लोगों ने सबसे पहले एक अजीम तहज़ीबी इनकलाब की आहट सुनी, उसमें सर सैयद का नाम
सबसे आला है। सर सैयद चाहते थे कि मुसलमानों में जो जमूद पाया जाता है, जमूद की जो कैफियत है वो ख़त्म हो और वो सही चीज़ों को जो नागुज़ीर है मौजूदा हालात में उसको तस्लीम कर ले, जो कौम के हक़ में बुरी नहीं हो, जो कौम के लिए नुकसानदेह नहीं है। इसके लिए उन्होंने तालीम को हथियार बनाने का फ़ैसला किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो पहले AMO कॉलेज के नाम से जाना जाता था, तो AMO कॉलेज की बुनियाद डाली और यहीं से अपने इस नाखुदा ने अपनी कश्ती को आगे बढ़ाया। सर सैयद अहमद ख़ां बहुत ज़्यादा मज़ामीन के लिखने वाले थे। उन्होंने बहुत सारी मज़ामीन लिखी। जिसमें इज़्ज़त, हमदर्दी, अपनी मदद आप करना, बहस व तकरार, ईद का दिन, अखलाक व तअस्सुब नुमायाँ हैं। सर सैयद अहमद ख़ां ने जो एक और कहानी लिखी जो जिसका नाम है गुज़रा हुआ ज़माना, वो हर किसी को सोचने की दावत देता है, हर किसी को एक तरह से मुतहर्रिक करता है कि तुम ज़माने में मुतहर्रिक हो जाओ, और ये किसी खुदगर्जी के बना पर ना हो, ये बेइज्जती हासिल करने वाला ना हो, बल्कि ये इंसानी भलाई के लिए हो और फ़ानी ना हो। इस कहानी में उन्होंने यही दिखलाया है। वो चाहते थे कि अफ़आल इरादी, अखलाक व मामलात और मुआशरत तरीक़े तमद्दुन में उलूम व फ़नून को और हुनर को तरक्की की उम्दा नहज पर पहुँचाया जाए और उसको इस उम्दगी के साथ बरता जाए कि उससे सच्ची खुशी और जिस्मानी खूबी भी ज़ाहिर हो और उससे कद्र मंजिलत भी हासिल हो और वहशियानापन और इंसानियत में फ़र्क मालूम हो। तो पेश खिदमत है इस कहानी के बारे में कुछ बातें, इस कहानी को आप लोगों के रूबरू करना जिससे मकसद है वो करें। तो ये कहानी ऐसी है कि बरस की आखिर रात में एक बुढ़ा अपने कमरे में बैठा हुआ है और उस वक्त ज़बरदस्त अंधेरा छाया हुआ है, बिजली तड़प तड़प कर कड़क रही है और आंधी जोरों पर है। तो इस वक्त ये बुढ़ा जो बैठा हुआ है कमरे में, वो काफ़ी गमज़दा है, काफ़ी गमगीन है, लेकिन उसका गम इस अंधेरे पर नहीं है, उसका गम इस कड़कती तड़पती बिजली पर नहीं है, उसका गम इस तेज चल रही आंधी पर नहीं है, बल्कि उसका गम अपने ज़िंदगी के गुज़रे हुए ज़िंदगी के
को याद करके है। जैसे जैसे वह अपनी गुजरे हुए ज़िंदगी को याद करता है, उसकी बेकरारी बढ़ती जाती है और उसका गम बढ़ता जाता है। शुरू में वो अपने बचपने को याद करता है। बचपन में वो कैसे रुपये पैसे के बदले मिठाई और रेवड़ी उसको पसंद था, और कैसे वो खेल कूद में मगन रहता था और किताब लेकर मकतब जाता था तो उसके दिल में हमेशा यही रहती थी कि जल्दी से छुट्टी होगी। तो ये सब याद करके और अपने दोस्तों को याद करके, उस ज़माने में बहुत सारे दोस्त भी उसकी याद है बचपन के, बहुत गमज़दा होता है और चिल्ला उठता है, हाय वक्त, हाय वक्त, हाय गुजरे हुए वक्त। और उसके आंखों से आंसू भी बह रहा होता है। तो इस तरह से उसके बचपन के बारे में तस्वीर कैसी कि वो बचपन को देखकर, यानी कि आजकल बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगी जो यूं ही गुजर जाती है, उनके लिए इसमें एक सबक है कि बचपन भी अक्सर इंसान इसी तरह से गुजार देते हैं जैसा इसमें उन्होंने मंजर निगारी की है। तो इस तरह से जो बचपन गुजर जाती है, तो उसमें भी जवान होने पर आदमी पछताता है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जवानी को भी तबाह बर्बाद कर लेते हैं और उस एक ज़र्नी दौर गुजर जाता है। तो इसी तरह से इस कहानी में जब वो बुढ़ा बैठा रहता है, बचपन याद आने के बाद फिर वो टटोल कर खिड़की के पास आता है और खिड़की के बाहर देखता है तो अंधेरा वह बहुत तेज़ है, बिजली कड़क तड़प रही है और आंधी चल रही है। तो वो घबरा कर फिर खिड़की से हट के चला आता है और अपने जवानी को याद करता है। जब अपने जवानी को याद करता है तो उस वक्त भी उसको याद आता है कि वो कैसे जवानी में बहुत खूबसूरत था, बहुत सेहतमंद था और मोती की लड़ी के जैसे दांत थे और बहुत सारे मौज मस्तियाँ थीं। तो उस वक्त जब उसके माँ बाप उसको कहते थे कि बेटा तुम नेक बनो और नेकी से और खुदा परस्ती से अपनी ज़िंदगी को संवारो, तो वो कहता था हाँ अभी बहुत वक्त है। तो इस तरह से करके वो अपनी जवानी को भी यूं ही गुजार लिया और उसके बाद तब फिर चिल्ला उठता है, हाय वक्त, हाय वक्त, हाय वक्त तू कहाँ गया, कैसे गुजर गया। काश मैंने अपने माँ बाप की बात मानी होती और नेकी और खुदा तरसी से अपनी ज़िंदगी संवारी होती। हाय वक्त, हाय वक्त। तो इस तरह से आप देखने को मिलेगा जवानी, बचपन तो बचपन है, जवानी को लोग कैसे बर्बाद कर लेते हैं, कैसे गुजार लेते हैं। और बहुत सारे काम मिलते हैं समाज सेवा के, बहुत सारे काम मिलते हैं उसको करने के, अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान की खिदमत के, अपने मुआशरे की खिदमत के, तो वो नहीं करता है और लघु बातों में, फजूल बातों में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है और न दीन संवारता है न दुनिया संवारता है और इस तरह से उसकी ज़िंदगी एकदम से बर्बाद होकर रह जाती है। तो इसमें ये दिखलाया है कि किस तरह जवानी को याद करने के बाद भी वो हाय वक्त करता है और जाहिर है कि जिनका बचपन गुजरता है, बचपन का वक्त गुजर जाता है बेकार में, तो वो तो पछताती है, लेकिन बहुत सारे लोग जवानी में अपने को सुधार लेते हैं और जवानी का समर हासिल करते हैं। लेकिन ये जो बुढ़ा है वो अपनी जवानी के दिनों को भी याद करके अफसोस करता है क्योंकि उसने अपनी जवानी के दिनों को भी यूं ही गुजार लिया था।
और उसके बाद जब खिड़की के पास जाता है जवानी के दिनों को याद करके, तो उसके बाद फिर उसको घबराहट बढ़ जाती है और वो हाय वक्त हाय वक्त, उस वक्त ये होता है बिजली कड़क रही होती है जब वो अपनी जवानी के दिनों को याद करके जाता है खिड़की के पास। तो बिजली कड़क रही होती है और आंधी चल रही होती है, पत्ते उड़ रहे होते हैं, दरख्तों की टहनियाँ गिर रही होती हैं। यानी सबसे ज़्यादा अफसोस करने का जो मंजर निगारी किया है उसने जवानी की बात। इसलिए लोगों को ताकीद की जाती है कि अपनी जवानी को बहुत अच्छे नहज पर ले चलना चाहिए और बहुत सारी ऐसे काम करने चाहिए जिससे शर्मिंदगी नहीं हो। तो और उसके बाद है, अब जब वो आकर बैठता है घबराहट में हाय वक्त करने के बाद अपने पलंग पे, तो उसके बाद फिर उसको अपना अधेड़ उम्र याद आता है जिसमें वह याद करता है कि उसकी अधेड़ उम्र कदरे नेकी की तरफ मैल थी बदी के मुकाबले, और वो नमाज हज रोज़ा ज़कात वगैरह देता था, मस्जिदें बनवाता था और कुएं खुदवाता था। तो ये याद करके वो घबराता है और याद करता है हाय वक्त। उस वक्त आंधी थोड़ी कम होती है, बारिश आंधी कम होती है और माहौल का भयानकपन कम हो जाता है, और वो ये सब देख करके फिर अपने पास अपने जगह पर लौट आता है और हाय वक्त करता रहता है। तो इससे देखा किस तरह से अधेड़ उम्र में भी लोग नेकी और भलाई करते हैं, लेकिन वो नेकी भलाई इसलिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं होती है कि उस वक्त तक आदमी के जज्बात, आदमी के एहसासात भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस तरह से अब जो ये सोचते सोचते वो खिड़की के पास आता है तो अंधेरा छट चुका होता है और बिजली कड़क भी ख़त्म हो चुकी होती है और आसमान में तारे नज़र आते हैं और तारों के दरमियान भी उसे एक रोशनी नज़र आती है, और रोशनी के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत और परी पैकर दुल्हन नज़र आती है जिसका नाम है नज़र आती है। अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अभी आगे चलकर आप देखेंगे। तो वो जब उस दुल्हन को देखता है तो टिकटिकी बांध कर उसे देखने लगता है, और टिकटिकी बांध कर जब देखता है तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके एकदम करीब आ जाती है। तो वो पाक दिल और मोहब्बत के साथ ये पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। तो वो ये पूछता है वो बुढ़ा कि मैं तुम्हें कैसे हासिल किया जा सकता है, तुम्हारा तस्खीर कैसे किया जा सकता है। तो वो कहता है कि वो कहती है कि मैं उन्हीं लोगों के लिए काबिल तस्खीर हूँ जो इंसानी भलाई के लिए काम करते हैं। इसलिए कि नमाज रोज़ा हज ज़कात तो सिर्फ अपने लिए होती है, और ये मस्जिदें बनवाना कुएं बनवाना भी किसी दिन मस्जिद टूट जाता है, किसी दिन कुआं सूख जाता है और खंडहर में बदल जाता है, जंगल में बदल जाता है। लेकिन इंसान की भलाई के लिए जो काम किया जाता है वो नस्ल दर नस्ल चलता रहता है, नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। तो ये बुढ़ा बहुत बेकरार हो जाता है, बहुत बेकरार होता है कि काश मैं इस नेकी की दुल्हन को तस्खीर कर पाता, और
इस तरह से वो बिल्कुल बेकरार हो जाता है और सोचता है कि 10,000 दे दूं दिनार, और उससे भी 10,000 दिनार से भी ये कहीं तस्खीर हो जाए और मेरा पहला ज़माना, जवानी का ज़माना, बचपन का ज़माना लौट आए। तो ऐसा नहीं होने पर मायूस हो जाता है और मायूस होकर रोने लगता है और रोते रोते बेहोश हो जाता है चिल्लाते हुए। लेकिन जब उसको होश आता है, इसका आप देखिए ये सारी चीज़ों का उन्होंने ये किया है कि मंजर निगारी की है, कितना खूबसूरत मंजर निगारी है, कितना जज्बाती मंजर निगारी है, कितनी वक्त की अहमियत को देती हुई मंजर निगारी है। हर किसी के लिए इसमें एक पैगाम है कि किसी को भी अपना वक्त यूं ही नहीं गुजारना चाहिए, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई भी 1 घंटा, 1 दिन भी कीमती वक्त है, तो हमेशा आदमी को वक्त को मैनेज करके चलना चाहिए। तो इस तरह से ये मंजर निगारी की है। लेकिन देखिए अब कितना खूबसूरत इस कहानी को मोड़ देते हैं वो, जो कि एक जहन को मतलब जहन को अपील रखती है ये मोड़, कि वो जब होश में आता है तो देखता है कि उसकी माँ उसके पास खड़ी है, उसके भाई बहन उसके पास खड़े हैं, उसके अब्बू उसके पास खड़े हैं। तो वो बहुत ही और माँ पूछती है कि क्यों तुम रो रहे हो, क्यों तुम्हारी हिचकी बन गई, क्या गम है तुमको, क्यों चिल्ला रहे थे सोने में। तो वो अपने ख्वाब को पूरी तरह से माँ को बताता है। तो माँ उसको कहती है कि मैं तुमको यही मशवरा दूंगी कि तुम उस बुढ़े की तरह वक्त अपना मत गुजारना और उस जो नेकी की दुल्हन है उसको तस्खीर करना। तो उसके बाद वो बच्चा उठ के कूद जाता है बिस्तर पर से और चिल्लाता है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है और मैं ज़रूर उस नेकी की दुल्हन को तस्खीर करूँगा। तो कितने खूबसूरत अंदाज में, कितने इसमें सर सैयद का फ़न भी देखने के लायक है कि उनके मजमून का फ़न हमेशा मस्बत होता है, और इस मस्बत चीज़ को, मस्बत रवैये को उन्होंने किस तरह से इस कहानी में ढाला है। और यानी कि एक बच्चा ही है जो ख्वाब में बूढ़ा हो जाता है, और ख्वाब में बूढ़ा होने के बाद उसको सभी चीज़ों की असलियत मालूम होती है और अपनी वक्त गुजारे हुए वक्त की भी कीमत मालूम होती है। तो अब ये बच्चा जो देखता है कि मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं बच्चा ही हूँ, तो ये फैसला कर लेता है कि मैं इस तरह वक्त गुजारूंगा, ऐसा वक्त गुजारूंगा कि वो नेकी की दुल्हन जो है वो मेरी हो जाए, मैं उसे तस्खीर कर लूँ। तो इस तरह से इसके बाद सर सैयद का एक पैगाम भी है। सर सैयद ने ये कहानी अपने आखिर बरस में लिखी और उन्होंने, उनका पैगाम कहानी के आखिर में यह है कि कोई नौजवान उठे, यानी ये पूरे नौजवानों को ये एक पैगाम है, और इंसानी भलाई का, अपने कौम की भलाई का काम करे। और आप सबको भी इस कहानी से पैगाम मिला होगा, और कितनी यानी कि सस्पेंस वाली कहानी है ये, और कैसा मोड़ है इस कहानी में। जब ख्वाब देखकर वो बच्चा फिर अपने को बच्चा पाता है तो उसको कितनी खुशी होती है। तो जिनके पास वक्त है, जो अभी बच्चे हैं, जो अभी जवान हैं, उनके पास वक्त है और इस कहानी से वो पैगाम ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सही नहज पर ले जा सकते हैं, जो ज़माने की, जो इंसान की भलाई के लिए हो। तो इसके साथ ही मैं आपसे अपील करूंगा, कहानी तो ख़त्म हो गई लेकिन मैं अपील करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन जाए। और ये कहानी कैसी लगी आपको, इस पर, और सर सैयद का किरदार भी कैसा लगा, इस पर आप कमेंट वाले खाने में कमेंट करें। शुक्रिया।